रीबर्थ ऑफ डोमिनेटिंग डेविल एपिसोड 15। सरगम अर्नव के गले लगी हुई थी और अर्नव ने उसे कसकर अपने गले लगाया हुआ था। वो उसके सिर को सहलाते हुए बोला, सरगम। सरगम ने उसके गले से लगी हुई ही कहा, हम। अर्नव ने कहा, चलो उठो। सरगम ने पूछा, कहाँ जाना है? उठकर कहीं नहीं जाना, ऐसे ही रहने दो। उसके बाद वो हल्का सा अपना चेहरा ऊपर उठाकर अर्नव के सीने को चूम लिया। सरगम को तो बार बार लगता था कि वह अपने नाम को अर्नव के सीने पर देखकर बार बार चूमती रहे, और जो भी दर्द उसे उस वक्त हुआ होगा, टैटू करवाते हुए उसे खत्म कर दे बस। सरगम ने उस टैटू को टच किया और कहा, यह टैटू सच में बहुत खूबसूरत है, पर जो दर्द आपने लिया है ना इस टैटू के लिए, वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह दर्द बदसूरत है। सरगम ने यह कहकर अपनी आंखों से एक आंसू की बूंद उसके टैटू पर गिरा दी। अर्नव ने उसे साफ किया और फिर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, दर्द मिटा दो फिर मेरा। सरगम ने प्यार से उसके सीने को दोबारा चूम लिया, तो अर्नव ने कहा, इस तरीके से नहीं। सरगम इस पर अर्नव को देखने लगी। अर्नव उसे वापस पलटकर अपने हाथों में ले लिया। सरगम ने अर्नव के हाथों को अपनी कमर से नीचे किया, पर अर्नव ने वापस उन्हें ऊपर कर दिया। सरगम ने कहा, आपको प्यार भी चाहिए और आप मुझे ठीक से देख भी नहीं रहे। मैं आपकी ही तो हूं, किसी और की थोड़ी हूं। अर्नव ने कहा, अगर किसी और की होती ना तो चाहकर भी तुम्हें इस तरीके से छूता भी नहीं, और वैसे भी तुम सिर्फ मेरी हो, तो ये शब्द वापस मत निकालना अपने मुंह से। सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अर्नव ने वापस उसके होठों को अपने होठों में लिया और उसे शिद्दत से किस करने लगा। सरगम ने फिर से अर्नव के हाथ नीचे की तरफ ले आए और अर्नव ने उन्हें वापस ऊपर ले आया। जब सरगम ने फिर अर्नव के हाथ नीचे की तरफ ले आए, तो अर्नव ने इस बार उन्हें ऊपर नहीं लेकर आया, बल्कि उसकी स्कर्ट के अंदर अपना हाथ डाल दिया और उसकी थाई को सहलाने लगा। सरगम को बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन उसने उसे बिल्कुल नहीं रोका। अर्नव के हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे थे। सरगम की स्कर्ट ऊपर की तरफ पूरी उठ गई थी और अर्नव की आंखें बंद थीं, इसलिए वो देख नहीं पा रहा था। सरगम ने अर्नव को अपनी तरफ जोर से पुश किया और अर्नव ने अपने होठों को उसके होठों से आजाद करके उसके सीने पर रख दिए, जो उसकी एनक से बाहर की तरफ झांक रहे थे। सरगम ने गहरी गहरी सांस ली और फिर अर्नव उसे किस करते हुए नीचे उसके पेट के पास आया। सरगम मचल उठी और उसने अपने आप को पलट दिया। अर्नव उसकी कमर पर आया और उसकी कमर पर बस जगह जगह उसे चूमने लगा। उसने कमर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जहां उसके होठों की छाप ना पड़ी हो। सरगम बार बार अपने गले को घोंट रही थी और अपनी आंखों को कभी हल्का बंद कर रही थी तो कभी कसकर बंद कर लेती। वह तकिए में अपने हाथों को दबा लेती। सरगम भूल गई थी कि वो इस वक्त अर्नव के ऑफिस वाले कमरे के अंदर है, ना कि उसके घर के अंदर। वो अपने मुंह से सिसकियों की आवाज निकालने लगी, जिसे वो काफी समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। कमरे का साउंड प्रूफ सिस्टम था, लेकिन अर्नव ने कुंडी नहीं लगाई थी, बस नॉर्मली दरवाजा बंद किया था। उसे यकीन था कि खुशी कमरे में नहीं आएगी। लेकिन खुशी को जब कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी, तो उसे काफी घबराहट हुई और अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकल आई और उसने कहा, मेरी किस्मत में तो हो ही नहीं। खुशी ने सोचा, अर्नव, तुम मेरे साथ ऐसा खेल मत खेलो। तुम्हें कमरा पूरी तरह बंद कर देना चाहिए था। खुशी खड़ी हुई और खुद से ही सोचा कि वो कमरा बंद कर देगी। अंदर उन दोनों की आंखें बंद थीं। सरगम ने अर्नव को अपने ऊपर खींच लिया और बार बार उसे अपनी तरफ पुश कर रही थी। खुशी गेट की तरफ आए और उसका नॉब पकड़ा और खींचकर खोलने लगी। तभी उसकी नजर बेड की तरफ गई, जहां पर अर्नव शर्टलेस सरगम के ऊपर था और उसे किस कर रहा था। खुशी की सांसें थम गईं। उसने तुरंत जल्दी से दरवाजा बंद किया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उसने अपने आंसुओं को साफ किया। अब उससे और नहीं रुका जा रहा था, इसलिए उसने एक पेपर लिया और उस पर नोट लिख दिया, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। अर्नव, तुम देख लेना। उसके बाद उसने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। वह अपनी गाड़ी में बैठी और उसने प्रिंसी को कॉल कर दिया। प्रिंसी उस वक्त अपने घर पर थी और अपने बालों के साथ खेल रही थी, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही नहाकर बाहर आई थी। प्रिंसी अपने घर की प्रिंसेस थी और पूरे घर को अपने कब्जे में रखा हुआ था। तभी उसकी माँ वहां आई और बोली, क्या कर रही है तू यहाँ ऐसे, और ये बाथरोब में अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? प्रिंसी ने अभी तक बाथरोब पहना हुआ था, जो लॉन्ग था और पिंक कलर का था। उसकी क्लीवेज उसमें साफ नजर आ रही थी।
उसकी माँ अंदर आए तो प्रिंसी उनके पास आई और उसे बाहों में भर लिया। म्यूजिक सिस्टम पर गाना चल रहा था, मेरे ख्वाबों में जो आए आंखें मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आंखें मुझे छेड़ जाए। इन लाइनों पर अच्छे से प्रिंसी ने अपनी माँ को पकड़कर उसे लेकर आगे पीछे घूमने लगी। फिर गाने की लाइन बदली, उससे कहो कभी सामने तो आए। प्रिंसी ने इस लाइन पर अपनी माँ को छोड़ दिया और एक नकली माइक जो उसकी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ था उसे उठाया, लेकिन वो नकली था इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपना हेयर ब्रश उठाया और उसे माइक बनाकर गाने लगी, कैसा है, कौन है, गुजरे कहाँ है, हो कैसा है, कौन है, वो जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पर हाँ है, अपना है या बेगाना है वो, सच है या कोई फसाना है वो, देख घर घर के यही दूर दूर से, उससे कहो मेरी नींद ना चुराए, मेरे ख्वाबों में जो आए। गाना गाते हुए प्रिंसी अपनी माँ के चक्कर काटने लगी, जिस पर उसे हंसी भी आ रही थी और उसकी माँ उसकी नादानी पर मुस्कुरा रही थी। 24 साल की प्रिंसी अभी भी ऐसे गानों पर इस तरह से डांस कर रही थी जैसे वह 14 साल की हो। प्रिंसी की माँ ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस बहुत हो गया। इसके बाद प्रिंसी की माँ ने म्यूजिक सिस्टम के पास जाकर उसे बंद कर दिया। प्रिंसी ने कहा, यह क्या किया आपने, इसे बंद क्यों किया, इतना अच्छा तो चल रहा था। फिर वह अपनी माँ को पीछे से पकड़कर बोली, अगर मुझे ऐसा घर मिला जहां ये गाने नहीं चलते, सिर्फ भजन चलाते हो, तो मैं क्या करूंगी। प्रिंसी की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, भजन, यार पुराने लोग बोलते थे भजन कौन गाता है। प्रिंसी की माँ ने कहा, हाँ मुझे पता है, और जो तू ये गाना गा रही थी ना, ये भी बहुत फेमस हिंदी मूवी का गाना है। प्रिंसी ने कहा, हाँ मुझे पता है, और मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। इसके बाद वो अपने क्लोजेट की तरफ जाते हुए गाने लगी, ख्वाबों में जो आए आकर मुझे छेड़ जाए, और फिर वो क्लोजेट में चली गई। तभी प्रिंसी का फोन बजने लगा। उसकी माँ फोन की तरफ गई और देखा कि खुशी डार्लिंग नाम लिखा हुआ था। प्रिंसी की माँ ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से खुशी की रोती हुई आवाज आई, प्रिंसी। प्रिंसी की माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो। खुशी हैरान हो गई और बोली, आंटी आप, प्रिंसी कहाँ है। प्रिंसी की माँ ने कहा, प्रिंसी नहा कर आई है, अभी कपड़े पहन रही है, तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम रो रही हो। खुशी ने अपने आंसू पोंछते हुए ड्राइव करते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, बस आंखों में कचरा चला गया शायद। आप प्रिंसी को बोलिए ना कि मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्रिंसी की माँ ने कहा, ठीक है। फिर प्रिंसी की माँ ने प्रिंसी को आवाज लगाई, प्रिंसी, प्रिंसी। प्रिंसी, जो अपनी ब्रा पहन चुकी थी और नीचे जीन्स पहन रही थी, बाहर आई और बोली, हाँ। उसके हाथ में टॉप था। उसने अपनी माँ के सामने टॉप पहना और फिर बोली, बोलिए। उसकी माँ ने उसके हाथ में फोन देते हुए कहा, खुशी का फोन है, बात कर लो, रो रही है। प्रिंसी हैरान हो गई और उसने तुरंत अपनी माँ के हाथ से फोन लिया और पूछा, क्या हुआ खुशी। खुशी ने कहा, मेरा प्यार सच में अधूरा रह गया, अर्नव मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करता। प्रिंसी ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ये तो हमें मनाली में ही पता चल गया था, तो अब इस बात पर अफसोस क्यों कर रही है। खुशी ने कहा, मुझे लगा शायद प्यार ऐसा ही होता है, लेकिन जो आज मैंने देखा वो सच में बहुत प्यार करता है अपनी वाली से। प्रिंसी ने पूछा, ऐसा क्या देख लिया तूने। खुशी कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन शायद प्रिंसी समझ गई और गुस्से में बोली, तेरा दिमाग खराब है खुशी, तू उसके प्राइवेट टाइम पर क्यों गई। अगर वह अपनी गर्लफ्रेंड को लव कर रहा था तो तुझे उसे डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी। तेरा दिमाग खराब है क्या, वो तेरे बारे में क्या सोचेगा, तू पहले ही उसका 10-12 करोड़ का नुकसान करवा चुकी है। खुशी ने कहा, मैंने उसके लिए सॉरी बोल दिया था और मैंने जानबूझकर उसके लव टाइम में खलल नहीं डाली। उसने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था और उसकी आवाज मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी, इसलिए दरवाजा बंद करने गई थी बस। प्रिंसी ने कहा, खुशी भूल जाओ उसे। खुशी अब तक अपने घर के पास पहुंच चुकी थी और उसने अपनी कार पार्क करते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे दिमाग से अर्नव नहीं जाता। ऐसा लगता है कि जैसे अर्नव वही है जिसके साथ मुझे रहना चाहिए, जिससे मुझे प्यार करना चाहिए, लेकिन अर्नव मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या ना करूं। मेरी लाइफ ऐसी क्यों है कि जिससे मैं प्यार करती हूं वो मेरे पास नहीं होता। प्रिंसी ने कहा, क्योंकि तुम गलत इंसान से प्यार करती हो। तुम्हें उस इंसान से प्यार करना चाहिए जो तेरी लाइफ में है। तूने मुझे अपना दोस्त माना और मैंने भी तुझे अपना दोस्त माना,
क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन अर्नव तेरी लाइफ के लिए नहीं बना, इसलिए उसे भूल जा। प्लीज ऐसे मत सोच, वरना तुम उसे भी डाउट में डाल देगी कि तुम उससे कुछ फील करती हो और उसकी पर्सनल और लव लाइफ पर फर्क पड़ेगा। इसलिए डोंट थिंक अबाउट हिम। खुशी कार से उतरी और घर के अंदर जाते हुए बोली, कोशिश करूंगी, पर प्लीज मुझसे मिलने आ जा। मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। मम्मी पापा घर पर नहीं है। प्रिंसी ने कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे में आती हूँ। इसके बाद फोन काट दिया और प्रिंसी अच्छे से रेडी हुई। फिर अपनी माँ से बोली, खुशी के घर जा रही हूँ, वहीं जाकर खा लूंगी। उसने अपनी कार निकाली और वहां से जाने लगी। तभी सामने से आ रही एक कार से उसकी गाड़ी टकरा गई। उस वक्त वो एक हाईवे पर थी। सामने वाली कार के अंदर तरुण बैठा हुआ था, जो किसी जरूरी काम से जा रहा था। उसे गुस्सा आ गया। प्रिंसी को भी गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपनी कार से उतरकर उस आदमी की कार के पास जाकर गुस्से में कहा, तुम्हें दिखता नहीं है कि मेरी गाड़ी आ रही थी? तरुण भी गाड़ी से उतरकर बोला, तुम रॉन्ग साइड से आ रही थी, मैं सही तरीके से जा रहा था। प्रिंसी कुछ पल के लिए खामोश हो गई, क्योंकि वो सच में रॉन्ग साइड से आ रही थी। फिर उसने कहा, मेरी मर्जी, मैं कहीं से भी आऊं। तरुण ने कहा, तेरे बाप की रोड है क्या? प्रिंसी ने गुस्से में कहा, मेरे पापा पर मत जाना, वरना मुंह तोड़ दूंगी। तरुण ने कहा, तोड़ के दिखा, मैं तुझे तोड़ दूंगा। बड़ी आय छिपकली, चल निकल इधर से। ऊपर से मेरी गाड़ी की हेडलाइट भी तोड़ दी। प्रिंसी ने ध्यान से उसकी गाड़ी देखी तो पाया कि हेडलाइट हल्का सा टूटा था, जबकि उसकी गाड़ी की दोनों हेडलाइट्स पूरी तरह टूट गई थी और बिखर गई थी। प्रिंसी ने गुस्से में कहा, अरे अंधे इंसान, तुम्हारी हेडलाइट का सिर्फ ऊपर का कांच टूटा है और मेरी गाड़ी की दोनों हेडलाइट्स टूट गई है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तरुण को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो तुरंत अपनी गाड़ी के पास गया। उसने डैशबोर्ड से कुछ पैसे निकाले और प्रिंसी के चेहरे पर मारते हुए बोला, ये ले, करवा ले अपनी गाड़ी ठीक, और हो सके तो इन पैसों से नई गाड़ी खरीद लेना, समझी? इसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठ गया। प्रिंसी को गुस्सा आ गया। उसे ऐसा लगा कि तरुण उसे भिखारी समझ रहा है, जो उसे खैरात में पैसे देकर चला गया। प्रिंसी ने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और डिग्गी खोली। उसमें से एक बैट निकाला और उसे लेकर वो तुरंत कार के पास गई। तरुण हैरान हो गया। उसे लगा कि प्रिंसी शायद कुछ गड़बड़ करेगी, इसलिए वो तुरंत बाहर आ गया और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? प्रिंसी ने कहा, देखता जा बच्चों में क्या करती हूँ। इसके बाद उसने कसकर बैट को अपने हाथों में पकड़ा, उसे हल्का सा घुमाया और फिर एक झटके में उसके कार की आगे वाली सीट पर दे मारा। उस पर हल्का सा कांच उन दोनों की तरफ उजाला हुआ, लेकिन वो दोनों पीछे की तरफ हो गए। तरुण को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। प्रिंसी ने बैट को वहीं फेंका और फिर उन पैसों को लेकर तरुण के पास गई। जिस तरीके से तरुण ने उसके चेहरे पर उन पैसों को मारा था, उसी तरीके से प्रिंसी ने उन पैसों को तरुण के चेहरे पर मारा और बोली, ठीक करवा लेना, और हो सके तो नई गाड़ी खरीद लेना। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में गई और अपने डैशबोर्ड से कुछ पैसे लेकर आई। फिर उसने उन्हें भी तरुण के मुंह पर मारते हुए कहा, कोई बड़ी गाड़ी खरीद लेना। जैसे ही प्रिंसी ने तरुण के गाल पर पैसे मारे, वह हैरान हो गया। फिर गुस्से से उसे देखने लगा और गुस्से से बोला, मेरी इतनी भी बुरी किस्मत नहीं आई जो मैं तुम जैसी लड़की से पैसे लूंगा, अपने लिए नहीं, गाड़ी ठीक करवाने के लिए। प्रिंसी ने अपने हाथों को पीछे की तरफ बांधते हुए आगे की तरफ आकर कहा, वह क्या है ना, बड़े साहब जी, मैं हिसाब पूरा रखती हूँ और जब नुकसान करती हूँ तो भरपाई भी करती हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे फालतू खर्चा करना और किसी का नुकसान करना नहीं सिखाया। ये सुनकर तरुण ने उन पैसों को नीचे फेंकते हुए कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे भी फालतू के पैसे लेना और देना नहीं सिखाया, और जब देखो मेरे रास्ते में आ जाती हो, कहीं दफा क्यों नहीं हो जाती? प्रिंसी ने इस पर बोला, और तुम मर क्यों नहीं जाते, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर? प्रिंसी की ऐसी बात सुनकर तरुण ने कहा, प्लीज इतनी भी बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं तुम पर मरूं। ये सुनकर प्रिंसी ने उल्टी जैसा चेहरा बनाते हुए कहा, मुझ पर मर ना जाऊं, मैं उससे पहले ही यमराज के पास पहुंच जाऊं, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा। बड़ा आया मुझ पर मरने वाला। तरुण ने कहा, तुम ही ने कहा था। प्रिंसी ने कहा, मैंने सिर्फ मरने का कहा था, भरोसा किया था, और वैसे भी इतना भारी शरीर लेकर सांड जैसा इंसान हो गए हो। प्लीज तुम मरोगे ना तो तुम मुझे भी यमराज के पास पहुंचा दोगे। फिर प्रिंसी पैर पटकते हुए अपनी गाड़ी के पास गई, उसे पीछे लिया और साइड से घूमकर वहां से एक गैराज की तरफ चल पड़ी।
तरुण ने भी अपनी गाड़ी मोड़ी क्योंकि उसे भी अपनी गाड़ी ठीक करवानी थी। वो मुंबई से बाहर जा रहा था और टूटी हेडलाइट के साथ नहीं जा सकता था, वरना प्रॉब्लम आ सकती थी। यह इत्तेफाक ही था कि दोनों एक ही गैराज में गाड़ी ठीक करवाने पहुंचे। दोनों ने एक साथ अपनी गाड़ियां पार्क की और जैसे ही एक दूसरे को देखा, गुस्से में आग बबूला हो गए। प्रिंसी ने गुस्से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये सुनकर तरुण ने कहा, क्यों, क्या करना है, बताओ, कर देता हूं। प्रिंसी ने कहा, शट अप। उसके बाद वह आगे की तरफ चली और तरुण भी। दोनों ने एक साथ कहा, मेरी गाड़ी ठीक करो, मुझे कहीं जाना है। तरुण ने कहा, पहले मेरी गाड़ी ठीक होगी। प्रिंसी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज, पहले मेरी गाड़ी ठीक होगी। तरुण ने कहा, मेरी। प्रिंसी ने कहा, मेरी। तरुण ने कहा, मेरी। प्रिंसी ने कहा, मैंने कहा ना, मेरी। तरुण ने कहा, हाँ जी, इसी की गाड़ी ठीक कर दो पहले, क्योंकि बेचारी के पति जीना इनको और बर्दाश्त नहीं कर सकते, बस चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द अपने घर दफा हो जाएं। प्रिंसी ने कहा, व्हाट डिड यू मीन कि मेरा पति मुझसे परेशान हो जाएगा? फिर वह आगे बढ़ी और बोली, कहीं इनकी वाइफ को इससे प्रॉब्लम ना हो रही हो। वह आदमी कभी प्रिंसी को देखता, कभी तरुण को और बोला, अरे, ठंड रखो यार, कैसे लड़ रहे हो कुत्ते और बिल्ली की तरह, थोड़ा प्यार करो यार, एक दूसरे से। मानते हैं कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, लेकिन इतनी भी क्या लड़ाई कि दोनों घर छोड़ने पर आ गए और एक दूसरे की गाड़ी को ठोक दिया। उसके बाद उसने अपने 2 मैकेनिकों को बुलाया और कहा, तू उनकी गाड़ी ठीक कर, तू उनकी गाड़ी ठीक कर। फिर वह दोनों को देखते हुए बोला, अरे ठंड रखो जी, दोनों की गाड़ियां एक साथ ठीक हो जाएंगी, तब तक बैठो, ठंडा ठंडा शरबत मंगवाता हूं आपके लिए। उसके बाद उसने एक लड़के को कहा, काके, शरबत लेकर आ। ये सुनकर वो लड़का बोला, जी साहब, अभी लेकर आता हूं। फिर वह पास के शरबत की दुकान से शरबत लेकर आया। दोनों एक ही जगह, एक ही बेंच पर आकर बैठे, क्योंकि वहां ज्यादा बेंच थी नहीं और यही एक साफ सुथरी मिली थी। प्रिंसी ने कहा, तुम्हें कोई बीमारी है बार बार मेरे पास आने की? ये सुनकर तरुण ने कहा, थैंक यू सो मच मुझे कॉपी करने के लिए। एक्चुअली मैं भी यही बोलने वाला था कि तुम्हें कोई बीमारी है मेरे से चिपक कर बैठने की? प्रिंसी ने कहा, तुमसे चिपक कर? और मैं बैठूंगी? ओह प्लीज। तरुण ने कहा, तो बैठी क्यों हो यहाँ पर? जाओ अपनी तशरीफ को कहीं और लेकर जाओ और वहां रख दो। प्रिंसी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बॉडी पर कमेंट करने की? तरुण ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, वो लड़का शरबत लेकर आ रहा है। मैंने तुम्हारी बॉडी पर कमेंट कब किया? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी पर कमेंट किया, तो मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी में कोई कमी है, और शायद जरूर होगी, तभी तो मुझ जैसा हैंडसम लड़का भी तुम्हें घास नहीं डाल रहा, बल्कि मन कर रहा है कि तुम्हें घास में डाल दूं। प्रिंसी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम और हैंडसम? किस एंगल से? तरुण ने कहा, हर एक एंगल से, पर तुम कहीं से भी ब्यूटीफुल नहीं हो, तुम चुड़ैल हो, चुड़ैल। वो लड़का शरबत लेकर आया और तरुण ने अपना शरबत ले लिया, लेकिन प्रिंसी ने शरबत पिया नहीं, बल्कि तरुण के ऊपर डाल दिया, जिस पर तरुण हैरान हो गया और कुत्ते की तरह उसे घूरने लगा। फिर तरुण ने प्रिंसी के व्हाइट टॉप पर लाल शरबत डाल दिया। प्रिंसी को उसकी इस हरकत से गुस्सा आ गया और वह आगे बढ़ी, तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप बैठी रही। उसके बाद तरुण अपनी गाड़ी में गया और अपना ब्लेजर निकाल लाया। उसने प्रिंसी को ब्लेजर देते हुए कहा, पकड़ो इसे। प्रिंसी ने ब्लेजर लिया और उसे मोड़ मोड़ कर बेंच पर फेंक दिया। तरुण ने उसे देखा और कहा, ठीक है, मत पहनो और पूरी दुनिया को अपना ये खूबसूरत तमाशा दिखाओ। उसके बाद तरुण मैकेनिक के पास गया और बोला, हो गई मेरी गाड़ी ठीक? मैकेनिक बोला, हाँ साहब, बस 5 मिनट और लगेंगे। फिर वो अपने काम में लग गया। तभी उसकी नज़र भी प्रिंसी पर गई और वो बस कुछ पल प्रिंसी को देखता रह गया। तरुण ने जब ये देखा तो वो उसकी नज़रों के सामने आ गया और बोला, आपका काम इस गाड़ी में हो रहा है, उस लड़की के ऊपर नहीं हो रहा है, तो अपनी नज़रों को जरा नीचे कीजिए, उसको मत देखिए। मैकेनिक ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया, क्योंकि उसे साफ साफ प्रिंसी के सीने नजर आ गए थे, क्योंकि एक तो उसका व्हाइट कलर का टॉप, ऊपर से शरबत गिर गया था, जो बिल्कुल उसकी बॉडी से चिपक गया था। लेकिन धूप इतनी थी कि प्रिंसी को बिल्कुल भी अजीब एहसास नहीं हुआ। जो आदमी उन दोनों की गाड़ी को ठीक कर रहे थे, उन्होंने कहा, हो गया जी। पर तभी वो सामने की नज़र भी प्रिंसी के ऊपर गई,
तरुण ने एक जोर का थप्पड़ उसे मारा और कहा, तेरे मालिक को मना किया था, तो तूने उसे देखा क्यों? उस लड़के ने अपनी नजरों को नीचे कर लिया और कहा, सॉरी साहब, आज के बाद नहीं देखूंगा ऐसे किसी भी औरत को। अब अपनी बीवी को लीजिए और लेकर जाइए। प्रिंसी ने जब खुद को तरुण की बीवी सुना तो वह हैरान हो गई और बोली, मैं इसकी कोई बीवी नहीं हूं। उसके बाद वह आगे आने लगी। तभी तरुण तुरंत आगे आया और उसने अपना ब्लेजर उठाकर कहा, लो इसे पहन लो। प्रिंसी ने ब्लेजर को वापस धकेल कर कहा, नहीं पहनना। और उसके बाद वह पैसे देने के लिए आगे बढ़ी। तो तरुण ने कहा, मैं दे दूंगा, तुम गाड़ी में जाकर बैठो। प्रिंसी ने कहा, अजीब इंसान हो, पहले मेरे मुंह पर पैसे मारते हो और अब जब मैं अपने पैसे देने की बात कर रही हूं तो तुम कहते हो कि मेरे पैसे दोगे। मुझे फालतू के पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद वह अपनी पर्स से पैसे निकालने लगी तो तरुण ने आगे जाकर उसे रोक लिया और अपनी पॉकेट से कार्ड निकालकर मैकेनिक को दिया और कहा, जितने भी पैसे हुए निकाल लो। वो एक वीआईपी कार्ड था, बिना पासवर्ड के भी चल जाता। उसमें मैकेनिक ने उतने पैसे निकाल दिए और कार्ड वापस तरुण को दिया और साथ में बिल भी दिया। उसके बाद तरुण ने हल्का सा झुककर अपना ब्लेजर उठाया और उसे लेकर प्रिंसी की गाड़ी के पास गया। उसने उसे उसकी ड्राइविंग सीट पर बिठाया। जब तक वह उसे गाड़ी के पास नहीं लाया, तरुण बिल्कुल भी प्रिंसी से दूर नहीं हुआ था। उसने उसे गाड़ी में बिठाया और फिर ब्लेजर उसके आगे लगाते हुए कहा, ऐसे धक कर जाना खुद को, समझी? फिर उसने कहा, तुम्हारा दिमाग थोड़ा खराब हो गया है क्या? प्रिंसी ने कहा, व्हाट डिड यू मीन? मैं खुद को फिल नहीं कर पा रही हूं क्या? तरुण ने गहरी सांस ली और फिर रियर व्यू मिरर को थोड़ा सा घुमा दिया। प्रिंसी ने खुद को देखा और जब उसने ब्लेजर हटाया तो तुरंत उसे वापस अपने ऊपर डाल लिया और कहा, थैंक यू। उसके बाद वह गाड़ी लेकर तुरंत वहां से चली गई। तरुण ने अपने बालों में हाथ फेरा और फिर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने शर्ट के बटन खोले और तेजी से वहां से निकल गया ताकि हवा ज्यादा से ज्यादा उसकी बॉडी पर लगे और उसके कपड़ों पर जो शरबत गिर गया था वो सूख जाए। तरुण ने कहा, इतना मीठा मीठा शरबत लग रहा था देखने में, एक घूंट नहीं पीने दिया इस बेख्तमीज लड़की ने। यही दूसरी तरफ काफी देर तक एक दूसरे को प्यार करने के बाद अर्नव सरगम को लेकर अपनी बाहों में सो ही गया था। वो उसकी बाहों में बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह लिपट कर सो गई थी। तभी मैडम ने जो अपने लिए अलार्म लगाया था वो बज गया। अर्नव ने जल्दी से उसे बंद किया ताकि सरगम की नींद ना खुल जाए। उसने खुद को सरगम से आजाद किया और सरगम को वैसे ही देखकर अपनी आंखों को बंद किया और गहरी गहरी सांस ली। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखा जहां पर सरगम का नाम लिखा हुआ था। उसने उसे कुछ पल के लिए महसूस किया और अपने अंदर सरगम की खुशबू महसूस की। उसके बाद वह उठा और उसने सरगम को उसकी शर्ट पहनाई और फिर अपनी भी शर्ट पहन ली। बाहर आया तो देखा खुशी वहां नहीं थी। वो अपनी जगह पर आकर बैठ गया और वहां एक नोट देखा। उसने उस नोट को पढ़ा और फिर अपने काम पर वापस लग गया। इधर खुशी अपने घर पर आ गई थी और अपने कमरे में बैठकर खुद को एक जगह समेटकर रो रही थी। तभी वहां प्रिंसी आ गई। खुशी की मम्मी ने दरवाजा खोला और कहा, आओ बेटा। उसके बाद प्रिंसी घर के अंदर आए। खुशी की मम्मी ने कहा, यह ब्लेजर तो लड़कों का लग रहा है। प्रिंसी ने खुद को कवर करने के लिए वो ब्लेजर पहन लिया और कहा, वो मेरी एक दोस्त का है। असल में मेरे कपड़े थोड़े खराब हो गए थे तो उसने कहा कि मैं इसे पहन लूं। अभी ठीक कर लूंगी, रास्ते में नहीं कर सकती थी। खुशी की मम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, पता नहीं क्या हो गया उसे, कुछ खा ले। उसने खाया ही नहीं। प्रिंसी ने ऊपर की ओर जाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर गई और खुशी के कमरे का दरवाजा खोला। वो बेड के एक तरफ खुद को समेटकर रो रही थी। प्रिंसी ने अंदर से दरवाजा बंद किया और कहा, क्यों उस लड़की के बारे में इतना सोच रही है तू? उसके बाद उसने अपना वो ब्लेजर उतार दिया। खुशी की नज़र प्रिंसी पर गई और सबसे पहले उसकी नज़र उसके सीने पर गई। खुशी उठी और बोली, ये तेरे कपड़े कैसे खराब हो गए? प्रिंसी ने खुद को देखा और कहा, पता नहीं। वह नहीं बताना चाहती थी कि उसके और तरुण के बीच में क्या हुआ। उसके बाद खुशी अपनी अलमारी के पास गई और उसमें से उसने एक टी शर्ट निकाली और प्रिंसी की तरफ देखते हुए कहा, लो इसे पहन लो। प्रिंसी ने अपनी शर्ट वहीं उसके सामने उतारी और फिर खुशी की टी शर्ट पहन ली। वो आकर बिस्तर पर बैठ गई। खुशी भी बेड पर आई और उसकी गोद में सिर रख दिया। प्रिंसी ने उसके सिर को थपथपाते हुए कहा, इतना मत सोच खुशी, वो तेरी किस्मत में शायद नहीं है।
खुशी ने कहा, जानती हूँ, लेकिन कैसे निकालूं उसे अपनी जिंदगी से। पहली नजर का प्यार बन गया था अर्नव मेरा। ये सुनकर प्रिंसी ने कहा, तो तू एक काम कर, अर्नव को अपने दिल की बात बता दे। देखते हैं कि वह क्या रिएक्शन देता है। अपनी गर्लफ्रेंड को तेरे लिए छोड़ देगा या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बिल्कुल वफादार रहेगा। खुशी इस पर खड़ी हुई और बोली, नहीं, मैं नहीं चाहती कि वह मेरी वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। और जो इंसान दूसरी लड़की के लिए पहले को छोड़ दे, इसका मतलब उससे प्यार करना गलत है। प्रिंसी ने कहा, तो अच्छी बात है ना, तू जाकर टेस्ट कर अर्नव को। इससे तेरा भी पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि अर्नव तेरी जिंदगी में कभी आएगा या नहीं। और अर्नव का एक टेस्ट भी हो जाएगा कि वो अपनी वाली से कितना प्यार करता है। खुशी ने कहा, तुम अर्नव का लव टेस्ट कराना चाहती हो उसकी गर्लफ्रेंड सरगम के लिए? खुशी ने कहा, क्या अर्नव का लव टेस्ट लेना सही होगा, वह भी बिना उसकी परमिशन के? और ऐसा भी नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने हमें कहा है कि उसे अर्नव का लव टेस्ट लेना है। प्रिंसी ने कहा, तो बात कर ले। खुशी ने कहा, मेरे पास नंबर नहीं है और नहीं मुझे ऐसा कुछ बोलना है। अगर उसने मेरे कहने पर बेवजह शक किया तो मैं यह नहीं चाहती। प्रिंसी ने कहा, तो पूरी तरीके से उसे अपने दिमाग से निकाल दे। तुझे लव टेस्ट भी नहीं लेना, उसकी गर्लफ्रेंड से बात भी नहीं करनी, तुझे मेरी बात भी नहीं माननी, तो तू अपने हिसाब से जी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। उसके बाद वह उठी और जाने लगी, तो खुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठीक है, मैं लव टेस्ट के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं सरगम से नहीं पूछूंगी, मैं अपने हिसाब से लूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे लव टेस्ट के चक्कर में उन दोनों के बीच में कोई खटास आ जाए। प्रिंसी ने कहा, वो मेरी बात है, ठीक है। उसके बाद वो बोली, चल मुझे कुछ खिला दे, मैं कुछ नहीं खाए। खुशी बोली, ठीक है, बैठ जा, मैं तेरे लिए मैगी बनाकर लाती हूँ। और उसके बाद वो किचन काउंटर की तरफ चली गई। रात का वक्त 5 स्टार होटल में निमृत को मेग डिनर कराने के लिए लेकर आया था। उसने दोनों के लिए अच्छा और हेल्दी खाना ऑर्डर किया, जो निमृत की हेल्थ के लिए भी अच्छा था। निमृत ने खाया और खुश होकर मेघ के साथ एक कमरे में चली गई। वो कमरा फर्स्ट नाइट के लिए सजाया हुआ था। निमृत बिल्कुल हैरान हो गई कि तभी पीछे से आकर मेघ ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर किस करना शुरू किया। निमृत ने कहा, यह क्या किया आपने? मेघ ने उसे अपनी तरफ खींचा, उसके होठों पर अपने होंठ रखे और कहा, अपनी बीवी के लिए तोहफा है। शादी हो गई पर सुहागरात नहीं हुई। निमृत ने इस पर अपने होठों को आजाद करवाया और बोली, क्योंकि हमने शादी से पहले कर ली थी, जिसका नतीजा यह है कि हमें भागकर शादी करनी पड़ी। पता नहीं मेरी फैमिली का क्या हाल हो रहा होगा मेरे पीछे। मेघ ने उसे अपने गले से लगाया और कहा, कुछ नहीं हो रहा होगा, भूल जाएंगे। कुछ दिनों बाद ये बात भी नॉर्मल हो जाएगी, फिर हम दोनों वापस उनकी लाइफ में चले जाएंगे, ठीक है? निमृत ने उसे देखते हुए कहा, क्या हमारा इंडिया से जाना जरूरी है? मेघ ने जवाब दिया, बहुत जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि यह बच्चा कहीं और ही जन्म ले, इंडिया में नहीं। और अब ये सब छोड़ो और जिस चीज के लिए हम इस कमरे में आए हैं वो करें। निमृत ने शर्माते हुए कहा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो? मेघ उसके कान के पास आया और धीरे से बोला, आई विल बी एज जेंटल एज आई कैन। निमृत ने इस पर उसे कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे मेघ ने उसे किस करना शुरू किया और उसे लेकर बेड की तरफ आ गया। उसने निमृत को बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके ऊपर आ गया। उसने उसके होठों को अपने होठों में लेकर बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके कपड़ों को उसकी मदद से सरकाता रहा और अपने कपड़ों को भी अपनी बॉडी से अलग करता रहा। दोनों का मिलन बहुत पहले हो चुका था, लेकिन पति पत्नी के रूप में आज पहली बार उनका मिलन हो रहा था। निमृत को डर लग रहा था, क्योंकि वह बहुत समय के बाद इंटिमेट हो रहे थे और साथ ही वह प्रेग्नेंट भी थी। उसे डर था कि कहीं उनके बच्चे को कोई असर न पड़ जाए। लेकिन उसे मेघ पर पूरा भरोसा था कि वह कुछ भी गलत नहीं होने देगा। और उसने खुद को पूरी तरह से उसकी बाहों में सरेंडर कर दिया। मेघ ने धीरे धीरे उसे प्यार करना शुरू किया। फिर एक वक्त आया जब निमृत की प्यार भरी आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो मेघ को कभी रुकने के लिए कहती तो कभी और भी ज्यादा प्यार करने के लिए। मेघ उसकी पूरी बॉडी को किस कर रहा था और धीरे धीरे अपने मूवमेंट्स को उसकी बॉडी में कर रहा था। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि जेंटल रहे, और वह था भी। उसने बिल्कुल भी हार्श होने की कोशिश नहीं की। निमृत ने अपने पैरों को मेघ की कमर से लपेट रखा था, ताकि उसे ज्यादा फोर्स निमृत पर न लगाना पड़े। निमृत की आंखें बंद थीं और वह मेघ की हर एक किस और मूवमेंट को महसूस कर रही थी।
उसने भी धीरे धीरे अपनी कमर को हिलाना शुरू किया और दोनों प्यार के सागर में डूब गए। रात गहराती गई, दोनों पूरी रात नहीं सोए और एक दूसरे को प्यार करने में लगे रहे। अगले दिन सुबह जब निमृत की आंखें खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र मेघ के सोते हुए चेहरे पर पड़ी, जिसे वह प्यार करने के बाद हमेशा देखना चाहती थी। उसने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। फिर उसने कंबल हल्का सा हटकर देखा कि वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे और दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो प्यार भरी पोजीशन में एक दूसरे को पकड़े हुए थे। निमृत ने अपना फोन उठाया, जिसमें सुबह के 6:30 बज रहे थे। उसे आज कॉलेज जाना था और सरगम और पलक से आखिरी बार मिलना था, क्योंकि आज रात उन दोनों की फ्लाइट थी। उसने खुद को मेघ से अलग किया और होटल रूम के वॉशरूम में चली गई। तैयार होकर बाहर आए तो उसने एक नॉर्मल कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी। मेघ उठ गया था और वो तुरंत अपना फोन देखने लगा। निमृत उसके पास आई और उसके गाल को प्यार से किस करते हुए बोली, मुझे कॉलेज जाना है। मेघ ने कहा, बैठो, मैं तैयार होकर आता हूँ। उसके बाद वो उबासी लेते हुए वॉशरूम में गया। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर बाहर आया। फिर दोनों ने पहले ब्रेकफास्ट किया। मेघ ने निमृत को कॉलेज छोड़ा। कॉलेज में सरगम और पलक पहले से ही मौजूद थे। सरगम के पास आकर नियंत्रण ने पूछा, बताओ क्या सोचा तुमने? इस बार नियंत्रण ने भीड़ भाड़ नहीं की थी। अगर सरगम जवाब न देती तो नियंत्रण की बेइज्जती हो जाती और वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भले ही वो बेइज्जती अकेले में हो, लेकिन दूसरों के सामने वह सहन नहीं कर सकता था। सरगम ने कहा, क्या सोचा था? नियंत्रण ने कहा, हमारे बारे में। और किसके बारे में सोचा था? हमारी शादी के बारे में और आने वाले बच्चों के बारे में। तभी सरगम ने गुस्से से कहा, शट अप, जस्ट शट योर माउथ अप। कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं बिल्कुल नहीं करूंगी तुमसे शादी, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वह वहां से जाने लगी तो नियंत्रण ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। आखिर तुम्हें मेरे अलावा और कौन इतना प्यार कर सकता है? सरगम ने नियंत्रण के सीने पर हाथ रखकर खुद को दूर किया और कहा, शट अप। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। जाओ, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करो, अगर तुम्हें बच्चे बनाने का इतना शौक चढ़ा है। उसके बाद वह मुड़ी और वहां से जाने लगी। तभी नियंत्रण ने कहा, तुम मना करो यहाँ करो, पर मैं पूरी दुनिया से कहूंगा कि आई लव यू। सरगम ने उसकी बात पर बिल्कुल भी मुड़कर उसे नहीं देखा और वह क्लास के अंदर चली गई। गुस्से में बैठते हुए उसने सोचा, पिछला दिन तो अच्छा गया था, क्योंकि वह पूरा दिन अर्नव के साथ थी, लेकिन आज सुबह आते ही नियंत्रण ने उसका सारा मूड खराब कर दिया था। पलक ने कहा, तुम अर्नव के बारे में बता दो ना। सरगम ने इस पर अपना नाक सिकुड़ा और कहा, क्यों? यह आदमी अपने आदमियों को मेरे हीरो के पास भेज देगा, उन्हें परेशान करने के लिए। बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं उसके बारे में। और वैसे भी उनके पास इतना भी फालतू टाइम नहीं है कि वो बांध लेकर गैरों के पीछे पड़े। उनके पास उनका भी खुद का टाइम है, उनका भी खुद का काम है। मैं हर छोटे मोटे काम के लिए उन्हें नहीं बोल सकती। पलक ने कहा, ये छोटा मोटा काम नहीं रह गया है। जिस तरीके से वो तुम्हारा रोमियो बन गया है ना नियंत्रण, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेगा। मुझे तो डर है कि अगर तुमने एक बार फिर उसे मना किया तो वो डायरेक्ट रिश्ता लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। और वैसे ही तुमने कहा कि तुम्हारी मां अर्नव को तुम्हारा पति बनाने के सख्त खिलाफ हो गई है। सरगम ने लाचारी से कहा, वही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। इतने समय से मां को वह इतने अच्छे लगते थे, अचानक से बुरे क्यों लगने लगे? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया मेरे साथ। मैं थक गई हूं और अब उन्हें समझ नहीं सकती। पलक ने इस पर गहरी सांस ली और कहा, लेकिन तुम्हें इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। वो लड़का बहुत तेज है। उसके बाद पलक उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। सरगम सोचने लगी। थोड़ी देर में निमृत भी वहां आ गई और उसे देखकर सरगम खुश हो गई, क्योंकि आज फाइनली निमृत उसे छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली थी। सरगम ने उसे गले लगाया। निमृत ने कहा, अरे, जैसे ही तू मां बनेगी ना तो मैं तेरे भांजे को लेकर इंडिया वापस आ जाऊंगी। सरगम ने कहा, क्या तू सिर्फ अपने बेटे के लिए वापस आएगी, मेरे लिए वापस नहीं आएगी? निमृत ने प्यार से उसके गालों को किस करते हुए कहा, तेरे लिए ही तो वापस आऊंगी। सरगम इस पर मुस्कुराई और उसे वापस गले से लगा लिया। थोड़ी देर में पलक भी आ गई और वो बोली, क्या बात है? भरत मिलाप अलग ही हो रहा है क्या? और वो भी अकेले अकेले? निमृत ने हंसते हुए कहा, अरे यार। उसके बाद पलक भी वहां आ गई। क्लास में सब उन्हें देख रहे थे
सबको लगा कि शायद निमृत कहीं लंबे समय के लिए जा रही है। सभी को निमृत, सरगम और पलक की दोस्ती के बारे में पता था और उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। छुट्टी के वक्त वो सब निकलने लगे। निमृत थोड़ा जल्दी निकल गई क्योंकि उसे अपना बैग भी पैक करना था और कुछ शॉपिंग भी करनी थी। जैसे ही वो वहां से जा रही थी, तभी नियंत्रण वहां आ गया। सरगम ने कहा, तुम फिर आ गए। नियंत्रण ने कहा, मुझे अभी अपना जवाब जानना है। तुम तो बहुत धरना करके बैठ गई हो। सरगम ने कहा, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, क्या मैं कोई मौन धारण किए बैठी हूं? उसके बाद वह मुड़ी और जाने लगी। नियंत्रण ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके पेट पर हाथ रखने वाला ही था कि तभी सरगम ने खींचकर उसे एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। तभी निमृत की आवाज आई, सरगम, सरगम। सरगम और नियंत्रण दोनों ने देखा कि कुछ लोगों ने निमृत को पकड़ रखा था। वह लोग पंजाबी दिख रहे थे। सरगम तुरंत समझ गई कि ये लोग निमृत की फैमिली ने ही भेजे होंगे ताकि उसे घर ले जाया जा सके। वो तुरंत उसकी तरफ जाने लगी तो नियंत्रण ने पूछा, ये लोग कौन हैं? सरगम ने कहा, तुम्हें क्यों बताऊं? उसके बाद वो और पलक निमृत की ओर बढ़ी। पहुंचते ही सरगम ने कहा, छोड़ो उसका हाथ। वो आदमी बोला, छोड़ देंगे, लेकिन हमें पैसे मिले हैं इस लड़की को इसके बाप के घर पहुंचाने के, इसीलिए आए हैं। सरगम ने गुस्से में कहा, फोकट की जूती मारूं क्या तुझे? नियंत्रण भी अपने आदमियों के साथ आ गया था और ये तमाशा देख रहा था। निमृत ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। तभी सरगम आगे आए और उसने उस आदमी के हाथ पर काट लिया। निमृत ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और पलक के पास भाग गई। तभी उस आदमी ने गुस्से में सरगम को थप्पड़ मार दिया। सरगम को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से उस आदमी की ओर देखा और कहा, तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? वो आदमी और भी गुस्से में आ गया और उसने सरगम के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दिया। नियंत्रण को गुस्सा आया और उसने उस आदमी के पेट पर जोर से मुक्का मारा। फिर उस आदमी ने अपने आदमियों से कहा, इन पर वार करो। और उन्होंने सरगम और उसके दोस्तों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। सरगम पिट रही थी, लेकिन वो फिर भी डटकर उन पर वार कर रही थी। पलक ने जल्दी से पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि अगर पुलिस नहीं आए तो ये लोग निमृत को लेकर चले जाएंगे। उसने 100 नंबर डायल किया और मैसेज ड्रॉप कर दिया कि कुछ गुंडे आए हैं और उनकी एक फ्रेंड को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस 10 मिनट में वहां पहुंच गई और उन्होंने उन आदमियों को पकड़ लिया। सरगम बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसे काफी चोटें आई थीं। सरगम के सर पर वार हो गया था और वह वहीं बेहोश हो गई थी। पुलिस ने उन्हें कहा कि वह उसे लेकर क्लिनिक जाए या हॉस्पिटल लेकर जाए। ये सुनकर नियंत्रण, निमृत और पलक सरगम को लेकर अस्पताल की तरफ चले गए। शाम के वक्त जब सरगम की आंखें खुली तो वह अस्पताल में थी। उसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी और उसके पास सारिका और वशिष्ठ बैठे हुए थे। सारिका की आंखों में आंसू थे। सरगम धीरे से बोली, मैं हॉस्पिटल में, अस्पताल में कैसे आए? ये सुनकर सारिका, जो अपनी नजरों को नीचे किए रो रही थी, उसने जैसे ही सरगम को होश में आते देखा और उसके मुंह से कुछ लफ्ज सुने, तो वह तुरंत उसके पास आई और उसके माथे को छूते हुए बोली, तू ठीक है? और उसके बाद उसने कसकर सरगम को अपने गले से लगा लिया, जिस पर हल्का सा दर्द सरगम को हुआ और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई, जिसे सुनकर सारिका तुरंत उससे दूर हुई और बोली, सॉरी सॉरी, दर्द हुआ क्या? सरगम ने अपना सरनामे हिला दिया और कहा, मैं हॉस्पिटल कैसे आई मैं? सरगम की आवाज काफी धीमी हो गई थी। सारिका ने कहा, तेरे ऊपर किसी ने हमला किया कॉलेज में। सरगम ने पूछा, किसने किया? तभी सरगम को ये बात याद आने लगी। उसने तुरंत इधर उधर देखा तो सारिका ने पूछा, किसे देख रही है? सरगम ने कहा, निमृत। निमृत कहाँ है? सारिका ने कहा, वो चली गई। तेरी एक और दोस्त है ना, पलक, उसके साथ चली गई। अचानक से निमृत को तबीयत खराब लगने लगी थी, तो पलक उसे लेकर चली गई। सरगम ने कहा, मेरा फोन। ये सुनकर सारिका ने उसका फोन उसे दिया और सरगम ने तुरंत निमृत को कॉल किया। दूसरी तरफ निमृत होटल पहुंच चुकी थी। उसे अब अपनी तबीयत ठीक लग रही थी। मेघ ने उसे दवाई दे दी थी, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की थी। बेड पर पड़ा हुआ था उसका फोन। जब उसने उसे बचते हुए देखा तो उसने खुशी से उठाया और कहा, तेरी तबीयत कैसी है अब? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? और आई एम सॉरी सरगम, मेरी वजह से। इतने में ही सरगम ने उसकी बात काट दी और कहा, कोई बात नहीं, तू तो ठीक है ना?
और तैयारी हो गई ना सारी? निमृत ने कहा, लगभग सारी तैयारी हो गई है। तू टेंशन मत ले, तुझे आने की जरूरत नहीं। मैं और पलक अपने आप चले जाएंगे। तूने इतना साथ दे दिया, बहुत है। सरगम ने कहा, नहीं, मैं आऊंगी। इतनी भी तबीयत खराब नहीं हुई मेरी। तभी सारिका ने कहा, कहाँ आऊंगी? निमृत के घर। बिल्कुल नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। सरगम ने कहा, वो कहीं जा रही है लंबे समय के लिए, मुझे उससे मिलने जाना है। आज रात मैं एयरपोर्ट जाऊंगी मिलने के लिए, प्लीज जाने देना। सारिका ने कहा, अचानक से कहाँ जा रही है वो? सरगम ने कहा, मुझे नहीं पता, उसने बताया नहीं, पर मैं प्लीज उसे टेक केयर कहने जाना चाहती हूँ, प्लीज। सारिका ने कहा, ठीक है, पर तेरे पापा चलेंगे तेरे साथ। सरगम इस पर चुप रही, क्योंकि अर्नव जाने वाला था उसके साथ। शायद वशिष्ठ ने उसकी आंखें पढ़ ली और कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा उसके साथ, लेकिन अभी हम घर चलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो सरगम को अपने साथ घर ले आए। जब तक रात नहीं हुई, सारिका ने सरगम को नहीं छोड़ा, क्योंकि सरगम को चोट बहुत आई थी और उसकी हालत कमजोर हो गई थी। इस बारे में फिलहाल अर्नव को कुछ नहीं पता था। शाम के वक्त वशिष्ठ सरगम को लेकर वहां से निकल गया। सरगम अपने पापा को बताना चाहती थी कि वो अर्नव के साथ एयरपोर्ट जाएगी। वशिष्ठ ने कहा, अर्नव तुम्हें कहाँ मिलने वाला था? सरगम इस पर हैरान हो गई और बोली, पापा। वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारी माँ नाराज है। मैं नाराज नहीं हूँ, बताओ कहाँ मिलेगा वो तुम्हें? सरगम ने कहा, बस स्टॉप। वशिष्ठ ने गाड़ी को एयरपोर्ट की जगह बस स्टॉप की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि सिंह रॉय मैंशन दूसरी तरफ से शुरू होता था। उसके बाद वो बस स्टॉप की तरफ ले गए। वहां अर्नव की कार पहले से खड़ी थी। सरगम गाड़ी से उतरी और फिर उसने वशिष्ठ को बाय किया। वशिष्ठ ने कहा, मैं यहीं रुकूंगा, और अर्नव को बोल देना कि वह तुम्हें यहीं ड्रॉप करे। मैं यहीं से तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। सरगम ने हाँ कर दी और उसके बाद वो अर्नव की तरफ बढ़ने लगी। अर्नव उसे गहरी रात में अकेला बाहर खड़ा था। जैसे ही सरगम को देखा, वो खुश हो गया, लेकिन जैसे ही सरगम उसके करीब आती गई, उसकी खुशी हैरानी में बदल गई जब उसने सरगम को चोट में देखा। अयनव तुरंत उसके पास आया और उसे पकड़ते हुए बोला, चोट चोट कैसे लगी? और फिर वह आराम से देखने लगा। सरगम ने कहा, कुछ नहीं, मैं बाद में बताऊंगी आपको, चलिए अभी। वशिष्ठ देख रहा था कि किस तरीके से अर्नव के चेहरे पर परेशानी आ गई जब उसने उसकी बेटी को चोट लगी देखी। वशिष्ठ ने खुद से कहा, तुम्हें ये परेशानी जो उसके चेहरे पर है ना देखनी चाहिए, सारिका, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि हमारी बेटी ने अपने लिए कोई गलत इंसान नहीं चुना, बल्कि बहुत सही लड़का चुना है। और अगर तुम हैरान होकर बैठ गई तो मैं अपनी बेटी को भगा दूंगा उसके साथ। उसके बाद सरगम अर्नव की कार में बैठी और अर्नव अपनी जगह पर बैठा। फिर वहां से वे आगे की तरफ बढ़ गए। अर्नव ने पूछा, मुझे बताओगी कहाँ लगी तुम्हें ये चोट? सरगम ने कहा, कॉलेज में। अर्नव ने एकदम से उसे देखा और कहा, कॉलेज में किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? तुम्हें मारा किसी ने? सरगम ने कहा, बदतमीजी भी की और मारा भी, लेकिन कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने नहीं, निमृत के पापा के आदमी ने। वो निमृत को लेने आए थे। उसे बचाने के चक्कर में उन्होंने मेरे ऊपर वार कर दिया। निमृत बच गई, लेकिन मुझे ये सारी चोटें आ गईं। वो तो भला हो नियंत्रण का, वो मुझे लेकर चला गया, वरना शायद मैं मर गई होती। लेकिन उससे पहले ही अर्नव ने तुरंत गाड़ी रोकी और सरगम को अपनी तरफ खींचा। उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे रोक दिया, जैसे कि उसे पहले से पता था कि यह शब्द सरगम बोलेगी ही। इसलिए उसने उसके ये शब्द बोलने से पहले ही गाड़ी रोक दी थी और उसका मुंह इस वक्त बंद कर दिया जब उसने मर शब्द निकाला था। अर्नव ने 5 मिनट बाद उसके होठों को छोड़ दिया। अर्नव ने कहा, अगर यह शब्द तुमने वापस अपने मुंह से निकाला ना, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सरगम ने इस पर पप्पू फेस बनाया और फिर आगे झुककर उसने अर्नव के गालों को किस किया और कहा, ठीक है, नहीं बोलोगी, चलो अब, वरना उनकी फ्लाइट चली जाएगी और मेरा निमृत से आखिरी बार मिलने का मौका चला जाएगा, सिर्फ आपकी वजह से। अर्नव ने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय आपकी वजह से? सरगम बोली, अरे आगे देखो, गाड़ी चलाओ, लेट हो जाएंगे। अर्नव उसे हैरानी से देखने लगा और फिर गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पर थे और दोनों उतरे। वो दोनों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थे। फिर उन्होंने फोन में मैसेज चेक किया कि वो किस टर्मिनल की तरफ हैं और दोनों उस तरफ चल दिए। उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया और फिर अंदर चले गए, लेकिन वो ज्यादा अंदर नहीं जा सकते थे।
इसलिए मेघ और निमृत उनका बाहर ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सरगम ने उन्हें देखा, उसने मेघ को देखकर हाथ हिलाया। वो दोनों आगे बढ़े और अर्नव ने आते ही मेघ को गले लगाया और कहा, अपना ध्यान रखना और मेरी छोटी सी क्यूट सी भाभी का भी ध्यान रखना। उसके बाद मेघ ने प्यार से सरगम के माथे को चूमा। तुरंत अर्नव ने उसे पीछे खींच लिया और कहा, भाभी है, बीवी नहीं। सरगम ने गहरी सांस ली, बस और कुछ कहा नहीं। फिर उसने आगे बढ़कर निमृत को गले लगाया, लेकिन थोड़ा दूर ही रही, जिस पर निमृत ने कहा, ये कैसा अजीब पोज दे रही है। सरगम बोली, अगर मेरी वजह से मेरे छोटे से क्यूट से भांजे या भांजी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, इसीलिए दूर रहकर हक कर रही हूं। निमृत ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, और अभी तो पेट बाहर भी नहीं आया, जब आएगा तब थोड़ी केयर करना, मतलब तू पास नहीं रह सकेगी, तो आज अच्छे से गले लगा ले। सरगम खुश हो गई और अच्छे से गले लगाया। उसने निमृत के गाल को प्यार से किस किया और निमृत बोली, इतने प्यार से कभी मुझे भी गले लगाया कर। सरगम ने हंसते हुए कहा, बहुत बार लगाया है, शायद इससे भी ज्यादा। फिर उसने अर्नव को आंख मारी। अभी उन्हें जाने में थोड़ा वक्त था, तो सरगम ने पूछा, वैसे तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? हीरो तो मुझे बता ही नहीं रहा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। निमृत ने गहरी सांस ली और कहा, लॉस एंजेलिस। सरगम ने कहा, यार तू इतनी दूर जा रही है, मेरे लिए कुछ लेकर आना जब वापस आएगी इंडिया। निमृत ने कहा, जरूर, मैं तेरे लिए बहुत कुछ लेकर आऊंगी, पर पहले जाने दे। तभी लॉस एंजेलिस जाने वाली फ्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो गया। फिर फाइनली एक बार फिर निमृत ने अपनी नम आंखों से सरगम को गले लगाया और उसके गालों को प्यार से किस करते हुए बोली, अपना ध्यान रखना और हो सके तो जल्द से जल्द शादी कर लेना, मुझे मासी बना देना। सरगम मुस्कुराए, जरूर, बाय। वैसे तुमने पढ़ाई का क्या सोचा? निमृत ने कहा, ऑनलाइन करूंगी या फिर वहीं कोई कॉलेज देखूंगी, पर पहले इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी, उसके बाद शायद हमारा साथ यहीं तक था। सरगम ने कहा, कोई बात नहीं, वीडियो कॉल पर तो रहोगी, बाय। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। अर्नव ने सरगम के कंधे पर हाथ रखा। सरगम रो रही थी और यह बात अर्नव जानता था। उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था। जब अर्नव ने उसका कंधा हल्के से थपथपाया तो सरगम उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, कैसे छोड़ दूं उसे। उसके बाद सरगम कसकर अर्नव के गले लग गई। अर्नव बोला, हम भी जाएंगे मिलने उनके पास। ठीक है, अभी तो आ नहीं सकते, भगवान से प्रार्थना करो कि जल्द से जल्द वो दोनों पेरेंट्स बन जाएं और अपना छोटू बेबी लेकर वापस आ जाएं। सरगम ने सिर हिलाया और फिर चेहरा उठाकर अर्नव को देखा, फिर बोली, आई लव यू हीरो। अर्नव ने उसके माथे पर अपना माथा रखा और कहा, आई लव यू टू। फिर अचानक से सरगम ने अर्नव को खुद से दूर किया। वहां पर बहुत सारे लोग थे। उसने हाथ फैलाकर बोला, आई लव यू हीरो। सारी भीड़ वहीं रुक गई और सरगम को देखने लगी। अर्नव भी उसे हैरानी से देख रहा था कि वह एयरपोर्ट पर क्या कर रही है। फिर सरगम ने फिर से चिल्लाया, आई लव यू हीरो, मुझसे शादी करोगे? सबकी आंखें बड़ी हो गईं और तालियां बजने लगी। सब अर्नव को बोले कि वह हाँ बोल दे। अर्नव को लगा कि सरगम कोई फिल्मी ड्रामा क्रिएट करना चाहती है, इसलिए उसने धीरे से कहा, जरूर करूंगा। फिर सरगम भागकर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। उसने उसके माथे को प्यार से चूमा और फिर उसके गालों पर एक और प्यार भरी किस दी। तभी अचानक से भीड़ में से कोई बोला, अरे ऐसे कैसे प्रपोज, ये तो फीका हुआ, ऐसा करो जैसे फिल्मों में होता है, आशिकी वाला जैकेट उठाओ और करो। अर्नव ने भी जैकेट पहनी हुई थी। उसने कहा, मेरा प्यार ऐसा नहीं है कि छुप छेप कर किया जाए। फिर उसने सरगम के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों की तरफ झुक गया। अर्नव ने उसे पैशनेटली किस करना शुरू किया। दोनों की किस काफी इंटेंस और गहरी थी। वो दोनों भूल गए कि वो एयरपोर्ट पर हैं। अर्नव ने धीरे धीरे उसकी होठों पर हल्की बाइट भी दी, जिससे थोड़ा सा खून निकला, जिसे वह प्यार से सक लगा। सरगम भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उनकी किस के मूवमेंट्स को हर कोई देख रहा था और तालियां बजा रहा था। तभी सिक्योरिटी ने सबके कैमरे बंद करवाए ताकि यह सोशल मीडिया पर न जा सके। तभी वहां एक आदमी आया और बोला, अगर आपकी किस पूरी हो गई हो तो। वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और उस आदमी को देखा। वो कोई फॉरेनर था। उसने कहा, आपको हिंदी आती है? उसने कहा, लिटिल लिटिल। फिर उसने सरगम के हाथ में कैनवास थमा दिया।
सरगम ने कैनवास लिया। उसमें उन दोनों की तस्वीर थी जो अभी किस कर रहे थे। वही मोमेंट कैनवास पर पेंट किया हुआ था। सरगम ने उसे देखते हुए कहा, इतनी स्पीड है आपके अंदर, मुझे भी सिखाए। अर्नव ने पूछा, आर यू अ पेंटर? सरगम ने कहा, नाना, आई एम नॉट अ पेंटर, आई एम आर्ट स्टूडेंट, बट आई वॉन्ट टू लर्न। अर्नव ने कहा, जरूर सिखाएंगे, पर अभी नहीं, पहले पढ़ाई पूरी करो। वो आदमी बोला, राइट, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडी। उसने अपना कार्ड सरगम को दिया और वह चला गया। सरगम ने कहा, मैं ये कैनवास घर नहीं ले जा पाऊंगी। अर्नव ने हंसते हुए कहा, मैं अपने घर ले जा सकता हूँ। मेरे कमरे में तुम्हारे सारे स्केचेस लगे हुए हैं और तुम्हारी सारी फोटोज भी। फिर दोनों ने एक दूसरे के माथे से माथा मिलाया और मुस्कुराए। रात के 11 बजे के आसपास अर्नव ने सरगम को बस स्टॉप तक छोड़ा और फिर वहां से अपने घर के लिए निकल गया। वशिष्ठ सरगम को घर लेकर आ गया। अगले दिन सरगम कॉलेज नहीं गई, क्योंकि सारिका ने कहा था कि जब तक उसकी चोट ठीक नहीं हो जाती वो कॉलेज नहीं जाएगी। इसीलिए पलक भी नहीं गई, क्योंकि निमृत भी नहीं आई थी और सरगम भी नहीं रही थी। इसलिए उसने छुट्टी मार ली थी और अपने घर पर झूठ बोल दिया था। सरगम इस वक्त अपने कमरे में थी और रेस्ट कर रही थी। तभी उसे बाहर से डोरबेल बजने की आवाज सुनाई दी। वो खड़ी होना चाहती थी, लेकिन तभी उसे गेट के खुलने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद सारिका ने दरवाजा खोल दिया है, इसीलिए वो बिस्तर पर जाकर वापस लेट गई। उसने सोचा कि जो भी आया होगा उसे सारिका अकेली देख लेगी, वह आराम करेगी, इसीलिए वो लेट गई और ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लिया। उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर में सो गई। कल उसे निमृत को भी फोन करना था और अर्नव से भी मिलना था, इसलिए उसके अंदर अचानक से एनर्जी आ गई थी। लेकिन उसने शायद सारी एनर्जी लास्ट डे ही खर्च कर ली थी, इसीलिए आज के दिन के लिए कोई एनर्जी बची ही नहीं थी। नीचे और कोई नहीं बल्कि नियंत्रण आया था। सारिका नहीं जानती थी कि वह कौन है, पर उसने उसे अंदर आने दिया। उसे सोफे पर बिठाया और फिर उसके लिए जूस लेने अंदर चली गई। उसके बाद वो जूस लेकर बाहर आई और उसे देते हुए बोली, सॉरी बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं। नियंत्रण ने कहा, आप जान भी नहीं पाओगी, क्योंकि मैं पहली बार आया हूं आपके घर पर और शायद आपकी बेटी ने मेरे बारे में बताया भी नहीं होगा। सारिका ने कहा, नहीं बताया, कुछ बात हुई है क्या? उसके बाद वह भी सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। नियंत्रण ने कहा, नहीं, कुछ बात नहीं हुई है। असल में कल उसे अस्पताल लेकर गया था उसकी दोनों दोस्तों के साथ। सारिका ने कहा, अच्छा, तो तुम हो वो, थैंक यू सो मच बेटा, मेरी बेटी की मदद करने के लिए। नियंत्रण ने कहा, अब आपकी बेटी की मदद नहीं करूंगा तो फिर किसकी करूंगा? वैसे हैं कहाँ सरगम? आज कॉलेज नहीं आए, तो सोचा कि मैं यहाँ आता हूँ उससे मिलने के लिए। सारिका ने कहा, वो कमरे में है, रेस्ट कर रही है, लेकर आऊं उसे? उसके बाद वह उठने लगी तो नियंत्रण ने कहा, नहीं, रहने दीजिए। वैसे भी जो बात मुझे करनी है वो आपसे अकेले में करनी है। सारिका ने पूछा, क्या बात करनी है बेटा? नियंत्रण ने गहरी सांस ली और कहा, असल में आंटी, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। सॉरी, आपको बुरा लगेगा और गुस्सा भी आएगा, लेकिन जब सरगम का पहला दिन था मैंने उसे बुली किया था। शायद इसी वजह से वह मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, पर मैं सुधरने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, रैगिंग भी बंद कर दी, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी के लिए। जैसा वह चाहती है मैं वैसा बन गया हूं। बस अब मैं चाहता हूं कि वह मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। सारिका को इस पर गुस्सा आया कि इस लड़के ने उसकी बेटी को बुली किया। सारिका ने गुस्से से कहा, तो वह क्यों एक्सेप्ट करेगी तुम्हारा प्रपोजल, जब तुमने उसे बुली किया था, उसे परेशान किया था? ऐसे इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहेगा। और अब तुम जा सकते हो। मेरी बेटी की मदद के लिए बहुत थैंक यू। उसके बाद वह वहां से किचन की तरफ जाने लगी तो नियंत्रण ने कहा, पर मैं आपकी बेटी से सच में प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, आंटी जी। सारिका ने कहा, क्या मेरी बेटी ने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है? नियंत्रण ने कहा, उसके अंदर गुस्सा है, इसीलिए नहीं कह रही। जिस दिन गुस्सा खत्म हो जाएगा वो खुद कह देगी। सारिका ने कहा, तुम्हारे सपनों में मेरी बेटी ने ऐसा कभी नहीं कहा, अब जा सकते हो। नियंत्रण ने कहा, तो आपको कोई लव टेस्ट लेना है मेरा? मैं दे दूंगा। सारिका ने बोला, मुझे कोई लव टेस्ट नहीं लेना और ना ही मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी है।
नियंत्रण खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला, मुझे लगा था कि आप मेरी बात समझेंगी, लेकिन आप तो समझ ही नहीं रही। सारिका ने अपने हाथ झटकते हुए कहा, क्या समझूं? नियंत्रण ने कहा, यही कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं। प्लीज अपनी बेटी मुझे दे दीजिए। बहुत प्यार से मांग रहा हूं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सब मैंने छोड़ दिया है सिर्फ आपकी बेटी के लिए। सारिका ने कहा, जिस दिन मेरी बेटी को ये लग जाएगा कि तुमने सच में खुद को बदल दिया है, वो खुद बोल देगी कि वह तुमसे प्यार करती है। उस दिन आना अपना रिश्ता लेकर, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगी। नियंत्रण ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो वहां से चला गया, क्योंकि वो लगातार बेइज्जती सहन नहीं कर सकता था। और अगर सारिका ने लगातार मना किया तो उसे गुस्सा आ जाता और वो उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता था, ना ही कुछ बोल सकता था। वो बाहर आया, उसके दो दोस्त बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या कहा? नियंत्रण ने कहा, होने वाली बीवी की तरह होने वाली सासू माँ भी काफी तीखी मिर्ची है। टाइम लगेगा, शायद बहुत। चलो अब यहां से। वह भी चले गए। सारिका उसके जाने के बाद किचन के पास आई और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो सीधा ऊपर सरगम के कमरे की तरफ चली गई, पूछने के लिए कि नियंत्रण आखिर लड़का कैसा है। सरगम की आंखें बंद थी और वो लगभग सो चुकी थी। सारिका कमरे में आई और बोली, सरगम। सरगम ने अपनी आंखें खोली और बोली, हाँ बोलिए। सरगम ने उबासी लेते हुए कहा और उठकर बैठ गई। सारिका उसके पास आई और फिर उसका कंधा सहलाते हुए बोली, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? सरगम ने जवाब दिया, क्या फायदा, आप उसके साथ मेरी शादी थोड़ी करवा दोगी? इसके बाद उसने अपना फोन उठा लिया और उसे चलाने लगी। फोन के वॉलपेपर पर अर्नव की फोटो थी। सारिका ने कहा, मुझे लगा तुमने अर्नव को भूलकर किसी और के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। सरगम ने हैरानी से सारिका को देखा और बोली, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने वापस फोन चलाना शुरू कर दिया। सारिका ने कहा, एक लड़का आया था, अपना नाम नियंत्रण बता रहा था। सरगम हैरान हो गई और बोली, ये लड़का घर पर क्यों आया था? और आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। सारिका ने कहा, बस यही जानने आई थी कि तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या है, क्योंकि उसके दिल में जो है वो मुझे बताकर चला गया। सामने से बोलकर गया है कि उसे तुमसे प्यार है और वह तुमसे शादी करना चाहता है। उसने कहा कि उसने खुद को पूरी तरीके से बदल लिया है तुम्हारे लिए। सरगम ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेते हुए बोली, और आपका दिल पसीज गया? सारिका ने कहा, पसीजने जैसी कोई बात नहीं है, पर मैंने उसे बता दिया कि जब तक तुम खुद नहीं कहोगी कि तुम उससे प्यार करती हो, तब तक कोई शादी की बात नहीं होगी। सरगम ने आंखें खोलते हुए कहा, मुझे उससे नफरत है और मैं कभी उससे शादी नहीं करूंगी। वो लड़का सिर्फ परेशानी है और कुछ नहीं। सारिका ने सरगम को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूं कि तुम अपने दिल की सुनो। अगर तुम अर्नव को नहीं भूल पाई हो तो किसी और के लिए जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। सरगम ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं अर्नव को कभी नहीं भूल सकती। सारिका ने उसे प्यार से देखा और कहा, ठीक है, बस इतना जानना था। तुम आराम करो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। सारिका कमरे से बाहर चली गई और सरगम एक बार फिर अर्नव की तस्वीर को देखने लगी। सारिका ने गुस्से में कहा, बिल्कुल भी नहीं। उसने तुझे बुली किया और तूने मुझे बताया भी नहीं? सरगम ने जवाब दिया, बुली नहीं किया, मैंने करने ही नहीं दिया। मैं उसे बुली कर रही थी और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे डांट पड़ती। और आप उसकी बात मुझे बताने क्यों आए हैं? वह चला गया है यहां से, अब मुझे सोने दीजिए। सरगम वापस लेट गई। सारिका ने कहा, वैसे मैं सच में तेरी शादी के बारे में सोच रही हूं। सरगम हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, आर यू सीरियस? आप मेरी उस लड़के से शादी करने के बारे में सोच रही हैं? सारिका ने कहा, उस लड़के से नहीं, अपनी मर्जी से किसी के साथ तेरी शादी करने के बारे में सोच रही हूँ। सोच रही हूँ तेरी शादी कर दूँ। शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करती रहना। सरगम खड़ी होकर बैठ गई और बोली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मम्मी? हो क्या गया है आपको? आपको पहले अर्नव इतने अच्छे लगते थे, लेकिन अब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि जिंदगी में निकेतन सरकार नाम का आदमी है? इसीलिए? उसने मेरा एक बार किडनैप किया, इसीलिए? और अगर वह सब ना होता और उसके बावजूद आपको पता चलता कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, तो आप इतनी खुश हो जाती, जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसी आदमी के अंदर है। पता नहीं कौन सी घड़ी में वह आदमी मेरी जिंदगी में वापस आया।
सारिका ने कहा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें हमारे ऊपर सूट करती हैं, तेरे ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए ऐसी बातें मत बोल। सरगम ने कहा, मैं बड़ी हो गई हूँ और कुछ ही दिनों में 19 साल की होने वाली हूँ, इसीलिए मुझे ये सब मत बोलिए। और रही बात शादी की, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मुझे किसके साथ शादी करनी है। किसी और के साथ नहीं करूंगी, किसी दूसरे को नहीं लाऊंगी अपनी जिंदगी में, ये बात मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। सारिका ने कहा, लाना पड़ेगा और मैं लाकर रहूंगी। मैंने अपने रिश्तेदारों और तेरे पापा को पहले ही कह दिया है कि तेरे लिए लड़का ढूंढने लगे। सरगम ने कहा, सिर्फ नाम के लिए? पापा आपके लिए लड़का ढूंढेंगे, वो कोई लड़का नहीं लाएंगे, इसकी गारंटी मैं भी देती हूँ, क्योंकि वह भी यही चाहते हैं कि मेरी शादी अर्नव जी के साथ हो जाए। सिर्फ आप नहीं चाहती कि मेरी शादी मेरे हीरो के साथ हो। सारिका ने कहा, क्योंकि मैं तेरी खुशी देख रही हूँ और तू सिर्फ प्यार देख रही है। मैं तेरी खुशी के साथ साथ तेरी आने वाली जिंदगी के बारे में भी सोच रही हूँ। तू खुश रहेगी या दुखी, ये सोच रही हूँ। किस कंडीशन में रहेगी, तेरे साथ कैसी कैसी चीजें होंगी, ये सब सोच रही हूँ, पर तू नहीं सोच रही। सरगम ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, सोचना भी नहीं है, अब मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। सारिका वहां से चली गई और सरगम लेट गई। सारिका ने गेट को अंदर से बंद कर दिया और सरगम बस गेट को देखती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बुदबुदाई, कभी कभी मन करता है निमृत जैसा काम कर दूं, ताकि ना चाहते हुए भी इन्हें मुझे मेरे हीरो के साथ बांधना पड़े। उसके बाद वह लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अब नींद बिल्कुल गायब थी। अब उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, सच में, या तो नियंत्रण सारिका को ना मना ले या फिर सारिका किसी और लड़के को ना ले आए मेरी जिंदगी में। और जिस तरह वह आगे बढ़ रही है, सच में, वो इस साल खत्म होने से पहले मेरी शादी करवा कर ही छोड़ेंगी। सरगम उठकर खड़ी हो गई। उसने अपना फोन निकाला और उसमें अर्नव की फोटो देखती रही। वो बुदबुदाई, क्या मैं भी वही करूं? उसने अर्नव को मैसेज कर दिया और अपना फोन साइड में रखकर लेट गई। दूसरी तरफ अर्नव अपनी कंपनी में था, तभी उसके पास एक मैसेज आया। उसने मैसेज पढ़ा और हैरान हो गया। उसने ओके कह दिया और फिर वापस काम में लग गया। खुशी, जो उसी के पास बैठी थी, उसे लगातार देख रही थी। उसने कहा, वैसे तुम आज फ्री हो क्या? अर्नव ने कहा, क्यों? खुशी ने कहा, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि आज हम दोनों साथ में डिनर के लिए चले जाएं, क्योंकि आज ये प्रोजेक्ट फाइनली खत्म हो जाएगा। अर्नव ने कहा, फिर कभी चलेंगे, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, इम्पोर्टेंट है। खुशी ने उसे देखते हुए पूछा, क्या इम्पोर्टेंट काम है? एक डिनर के लिए नहीं चल सकते? अर्नव ने कहा, इम्पोर्टेंट है, इसलिए जा रहा हूं और यह डिनर छोड़ रहा हूं। इसके बाद अर्नव और खुशी दोनों ही काम में लग गए। यहां दूसरी तरफ सरगम घर से निकल गई थी। उसने सारिका से कहा था कि वह अपनी एक फ्रेंड के घर जा रही है और आज वहीं नाइट स्टे करेगी। उसने पलक को पहले ही कह दिया था कि अगर कोई भी पूछे तो वह सारिका को समझा दे कि वो उसके साथ ही है। सरगम शॉप पर पहुंची और बोली, भैया, एक व्हाइट कलर की साड़ी देना। दुकानदार ने व्हाइट साड़ी निकाल कर दी और कहा, ये लीजिए मैडम। सरगम ने साड़ी को देखा और कहा, 1 घंटे में इसका ब्लाउज रेडी हो जाएगा क्या? दुकानदार ने कहा, हो जाएगा, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे। सरगम ने कहा, मुझे चलेगा। अब जल्दी से नाप ले लीजिए और 1 घंटे के अंदर ब्लाउज तैयार कर दीजिए। दुकानदार ने नाप लिया और कहा, 1.5 घंटे में हो जाएगा। आप तब तक मार्केट घूम आइए या फिर यहीं बैठ जाइए, खाने के लिए कुछ इंतजाम कर देंगे। सरगम ने कहा, नहीं, मैं थोड़ी देर मार्केट घूम लूंगी। करीब 2 घंटे बाद दुकानदार का फोन आया कि उसका ब्लाउज तैयार हो गया है। इस वक्त शाम के 7 बज गए थे। सरगम ने समय देखा और कहा, हीरो मुझसे पहले पहुंचे, इससे पहले मुझे जाना है। वो तुरंत शॉप पर गई, दुकानदार को थैंक यू कहा, पेमेंट की और वहां से चली गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।